नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ या फिर ग्रुप ऑफ नेशंस। क्या होता है G4, P5, G6, G7, G8, G10, 11, G20 और D10। आपने इनके नाम तो सुने ही होंगे, पर इनमें कौन कौन से नेशंस इन्वॉल्व हैं, क्या इनका उद्देश्य है, क्यों ये ग्रुप्स बने हैं, वो सब हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। जो भी ग्रुप्स हैं इनमें जितने भी नेशंस हैं वो हम ट्रिक्स की मदद से याद करेंगे। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, जाइए चैनल ज्वाइन कीजिए। हमारी हर एक वीडियो की पीडीएफ आपको उस चैनल पर मिल जाएगी, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स से रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप ऑफ नेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये एक संगठन था जो कि 1945 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसा वॉर दोबारा ना हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह था सभी के लिए। सारी जितनी भी कंट्रीज़ थी सभी का नुकसान हुआ उससे। जैसे शुरुआत में तो 50 कंट्रीज़ ने साइन करे कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑर्गेनाइज करे और कंट्रोल करे। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व शांति बनाए रखता है। विश्व शांति बनाए रखना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार पर काम करता है ये संगठन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। 1945 में 24 अक्टूबर को ये जो यूनाइटेड नेशन संगठन है ये बना। ठीक है, अब वर्तमान में न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। 193 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और इसके जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है अंतोनियो गुतारेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ये यूएन है, इसके 6 ऑर्गन्स हैं यानी कि 6 प्रधान अंग हैं। क्या क्या वो अंग है मैं बता देता हूँ। महासभा, द जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल, इसको ध्यान में रखिएगा। न्याय परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और सचिवालय, द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो ये सारे 6 अंग हैं। इनमें से हम इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद के बारे में। तो देखिए, पहले तो आप G4 क्या है। ग्रुप ऑफ 4 2005 में ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान ने एक प्रस्ताव रखा यूएन के आगे कि हमारे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अभी मैंने बताया ना एक अंग है ये, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता प्राप्त की जाए। ठीक है, ये सारे देश चाहते थे कि इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर की जगह मिले। ठीक है, तो अब देखिए परमानेंट मेंबर्स इसमें से वर्तमान में कौन कौन से हैं। 5 देश हैं कुल। फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। इनके पास स्पेशल पावर्स हैं। ठीक है, वीटो पावर भी होती है इसमें, परमानेंट 5, और इसे बिग 5 कहा जाता है। 1945 में जब यूएन की स्थापना हुई तभी ये भी बने। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देश बन जाते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होने के कारण। ठीक है, अगर आपको वीटो पावर पर और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि G4 में कौन कौन सी कंट्रीज है, उसके लिए मैंने ट्रिक बना दिया है। देखिए क्या है ट्रिक, बिग जापान। ठीक है, तो अब ये सारी कंट्री क्या चाहती हैं, ये भी बड़ा बनना चाहती हैं परमानेंट 5 की तरह। ठीक है, बिग 5 है ना, उन्हीं की तरह ये G4 कंट्रीज भी बड़ा बनना चाहती हैं। तो बड़ा जो बनना चाहती है उनके लिए एक शब्द आ गया बिग। बी से बना ब्राज़ील, आई से बना इंडिया, जी से बना जर्मनी। ठीक है, और जापान जो है चौथा देश। तो बिग जापान इसके लिए ट्रिक है जो G4 कंट्रीज को आपको याद करवाएगा। ठीक है, परमानेंट 5 यानी कि बिग 5, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए ट्रिक बन रही है F1 रेस। ठीक है, F1 रेस होती है ना, तो F1 रेस से क्या बन रहा है, F1 से बन रहा है फ्रांस, R से बन रहा है रशिया, A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड। ठीक है, तो इसके द्वारा आप ये परमानेंट 5 और बिग 5 की कंट्रीज़ को याद कर लेंगे। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था, इतना ही समझिए, ज़्यादा घुसेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो G6 की बात करें, ग्रुप ऑफ 6 की बात करें, तो 1975 में एक ग्रुप बना। जर्मनी, इटली, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान, ये उस समय सबसे ज़्यादा विकसित और इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ थी, जिन्होंने सोचा कि एक ग्रुप बनाया जाए और अपनी पावर्स को एक दूसरे के लिए यूज़ करा जाए, जिससे ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ बने। ठीक है, तो उसके लिए ग्रुप ऑफ 6 बना 1975 में। तो अब क्या हुआ, 1976 में ये जो ग्रुप है ग्रुप ऑफ 6 में, कनाडा ने बोला कि हमें भी ऐड करो, तो कनाडा 1976 में इसमें ऐड हो गई और एक ग्रुप ऑफ 7 बन गया। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 7 में अब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ 6 में मैंने आपको बताया कि ये सारी कंट्रीज थी, इसी में सिर्फ कनाडा ऐड हो गया। तो जर्मनी, इटली, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान, ये सारी मिलकर G7 बनाती हैं।
जिसमें G6 प्लस कनाडा G7 हो जाती है। 1976 में इसमें कनाडा भी ऐड हो गई। अब याद करिए आप G7 को, जिससे आपको G6 और G8 दोनों याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बता दूं ट्रिक आपको कि गीता कैफे जा, ठीक है। गीता में क्या है कि GITA, जी से जर्मनी, ITA से बना इटली, ठीक है। जी से जर्मनी, ITA से बना इटली, और कैफे की स्पेलिंग आपको बताइए CAFE कैफे, और जा बन रहा है जापान से। तो इससे आपको ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के जितने भी मेंबर हैं वो पता चल जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर आप कनाडा निकाल देते हैं तो G6 बन जाएगा। और अब मैं आगे बताता हूँ कि G8 कैसे बना। G8 में क्या हुआ कि रूस ने बोला 1997 में कि जो ग्रुप ऑफ 7 है इसका हमें भी मेंबर बनना है और हमें ग्रुप ऑफ 8 बना दो। तो क्या हुआ कि रशिया जब ऐड हुआ तो ये ग्रुप ऑफ 8 बन गया। तो 1997 में इसमें रशिया ऐड हुआ, पर रशिया ने क्रीमिया उस पर कब्जा कर लिया। उसके कारण रशिया को अपनी मेंबरशिप खोनी पड़ी, क्योंकि जितनी भी G7 कंट्रीज़ थी रशिया के अलावा, उन्होंने रशिया का साथ नहीं दिया, क्योंकि रशिया ने एक ऐसा काम कर दिया था जिस पर UN बिलीव नहीं करता। UN चाहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रांग रहें, किसी पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ह्यूमन राइट्स की बात होती है। तो अब क्या हुआ, ये जो G8 बना था 1997 के बाद, वो फिर से G7 बनकर रह गया, ठीक है। तो अब ये G7 ही है, तो G7 को ही आप याद करिए। इसमें अगर आप कनाडा हटा देंगे तो ये G6 बन जाएगा, और इसी में अगर आप रशिया को ऐड कर देंगे तो G8 बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो जो ये क्रीमिया पर कब्जा हुआ था, तो 25 मार्च 2014 को रूस को हटा दिया गया था G7 के द्वारा, ठीक है। तो G8 फिर से G7 बन गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो लाइक कर दें प्लीज़। तो मैं आशा करता हूँ आपको G7, G6 और G8 समझ आ गया होगा। जो ये G7 में देश हैं 7, इसमें एक एक करके अध्यक्षता करते हैं। हर साल इनकी मीटिंग होती है, 2 दिन की मीटिंग होती है, जो कि G7 में जितने देश हैं उनमें से एक में रखा जाता है, ठीक है। तो लास्ट जो ये समिट हुआ है, एनुअल समिट, ये 2021 का समिट था, ये सम्मेलन था एक, ये 47th G7 समिट था, ठीक है। तो ये जो है 11 से लेकर 13 जून 2021 को हुआ। कहाँ पर हुआ? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो इसमें 2 मुख्य कार्य करे गए। एक तो कॉर्बीज बे पर साइन हुआ। कॉर्बीज बे बता देता हूँ मैं आपको क्या है, कि इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि महामारियों को रोकना, ठीक है। और इसी के अंतर्गत अमेरिका और इंग्लैंड ने फ्री वैक्सीन्स भी बांटी हैं गरीब देशों को। और ये भी बोला गया कि 2022 के मध्य तक 70% आबादी वर्ल्ड की वैक्सीनेट हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो ये उद्देश्य था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कॉर्बीज बे अगर पूछ लिया जाए तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि G7 और इनवाइटेड जितने देश थे उनको साइन करवाया गया एक डेमोक्रेसी 11 था उस पर, कि मानव अधिकारों को बचाया जाए। और इसमें मेन पॉइंट ये था कि इंटरनेट शटडाउन जो होता है उस पर रोक लगाई जाए। इंटरनेट शटडाउन हो जाता है कभी कभार पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, तो उस पर रोक लगे, क्योंकि वो मानव अधिकार के खिलाफ है, ठीक है। तो ये जो लास्ट समिट हुआ, इससे ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट समिट के बारे में बात करते हैं। 2022 में होना है ये 48वां G7 समिट होगा, और ये 26 से लेकर 28 जून 2022 को होगा, और इसकी मेज़बानी जर्मनी करेगा। तो ये 2 वो इम्पॉर्टेंट समिट्स हैं, एक तो लास्ट पूछा जाता है और एक आने वाला पूछा जाता है। 2020 का भी बता दूं, 2020 का जो G7 समिट था वो कैंसिल हो गया था कोविड-19 की वजह से, और इसकी मेज़बानी अमेरिका ने करनी थी, USA ने करनी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी G7 समिट से रिलेटेड। मैं आशा करता हूँ आपको उसके नेशंस और जो ये समिट है ये सारे समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं G10 या G11 की। एक तो मैं आपको बता दूं कि ये जो G10 और G11 है, ये G7 में 3 और कंट्रीज़ को ऐड कर दी जाए तो ये G10 बन जाती है। इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कंट्रीज़ को अगर ऐड कर दी जाए तो G10 बनती है, और इसमें रशिया को ऐड कर दें तो G11 बनती है। तो अब मैं बताता हूँ क्या है ये। डोनाल्ड ट्रंप जो USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक सुझाव दिया कि G7 जो है ये पुराना हो चुका है, तो इसमें 3 और कंट्रीज़ या 3-4 और कंट्रीज़ को मिलाकर इसको और स्ट्रांग बना दिया जाए, ठीक है। तो एक सुझाव था ये G10 या G11 का, और इसमें अगर 3 कंट्रीज़ मिलाएं तो ये G10 बनता है, और रशिया को और मिला दिया जाए तो G11 बनता है। तो आपको बताइए, रशिया तो वैसी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने क्रीमिया पे जो कब्जा करा तो उसके बाद रशिया को जो G7 कंट्रीज़ थी उन्होंने बाहर कर दिया था। तो इस वजह से ये G11 जो है ये कंट्रोवर्सी में था, और G10 पर विचार हो रहा है, ठीक है।
तो ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक इच्छा व्यक्त करी गई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं D10 या फिर 5G क्लब की। इनमें विश्व के 10 सबसे बड़े स्वतंत्र देश आते हैं। ठीक है, और ये इसको 5G क्लब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो जितने भी देश हैं, जितने भी नेशंस हैं, इनको चाइना पर निर्भर ना होना पड़े 5G तकनीक के लिए। ठीक है, अभी जो है 5G तकनीक के लिए चाइना पर निर्भर हैं काफ़ी सारे देश। तो ये D10 का उद्देश्य यही था कि 5G तकनीकों की इम्प्रूवमेंट कराई जाए और चाइना पर निर्भर ना रहा जाए। तो इसी वजह से उसको 5G क्लब भी कहा जाता है। और इसमें जो D10 कंट्रीज़ हैं वो वही हैं जो कि G10 कंट्रीज़ में थी, जैसे कि G7 और इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सब मिलके D10 बनती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे G20 की। ये 26 सितंबर 1999 में एक ग्रुप बना जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये 20 देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं मैं बताता हूँ। जर्मनी, USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया और कनाडा, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली और टर्की। इन सबको याद करने की मैंने एक ट्रिक बना दी है जिसका है नाम गुरु जी SSC CIA में सब फिट हैं। ठीक है, SSC CIA में सब जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं वो सब फिट हैं। ठीक है, कैसे बन रहा है ये। G से जर्मनी, U से USA, R से रशिया, यूनाइटेड किंगडम U से और जापान J, I से इंडिया, साउथ कोरिया S, सऊदी अरेबिया S, C से कनाडा, C से चाइना, I से इंडोनेशिया, A से ऑस्ट्रेलिया, M से मैक्सिको, E से यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीका S से अर्जेंटीना, फिर ब्राज़ील B से, F से फ्रांस, I से इटली और T से टर्की। ठीक है, तो ये सारी जो ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो आपको ग्रुप ऑफ 20 भी याद हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि इसका जो लास्ट समिट हुआ है 2021 का, वो 16th G20 समिट था। ठीक है, और ये हुआ है 30 से लेकर 31 अक्टूबर को। ठीक है, और इसकी मेज़बानी इटली ने करी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ये वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि ग्रुप ऑफ नेशन से रिलेट करती हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको G6, G7, G8, G4 और G20 के जितने भी नेशंस हैं वो भी अब ट्रिक्स की मदद से याद हो गए होंगे। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, जाइए चैनल ज्वाइन कीजिए, किसी भी टॉपिक को हमारे वहाँ पर सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी नोट्स के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।